Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Wings Say Quran. My name is Mehreen and I'm teaching you the chemistry part of JKSSB Panchayat Accounts Assistant. In our last lecture हमने जो है पुराने MCQs देखे थे regarding JKSSB जितने भी papers आए हुए हैं. And in fact हमने एक topic पढ़ा था though which is not given in your syllabus, that's metals and non-metals. So we'll be continuing that lecture again here. Basically all these facts and these MCQs और one short word answers जो भी लिखे हैं मैंने आज, I feel कि ये आपके काफ़ी पेपर्स में मैंने देखे हैं ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो आई गेस कि ये क्वेश्चंस आते रहेंगे. In fact not just in the exam that's account assistant, probably जो आपका क्लास 4th एग्जाम्स है और भी कोई एग्जाम्स है JKSSB के, उस सब में ऐसे क्वेश्चंस जो है श्योरली पूछे जाएंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट. ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे मोस्टली जितने भी केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके हैं. हम अब सारे चैप्टर्स को डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं दैट आई फील कि वो हम स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको ये पता होने चाहिए. तो और आपके एग्जाम में ये श्योरली पूछे जाएंगे. जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़े थे फैक्ट्स रिगार्डिंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आज का जो है इट्स अगेन द सेम टॉपिक कंटिन्यूइंग हियर. जैसे सबसे पहली स्टेटमेंट मैंने डाली है, Haber's process is used to synthesize ammonia. अमोनिया हमारा एक केमिकल कंपाउंड है जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ होता है. इसका केमिकल फॉर्मूला NH3 होता है और जिस प्रोसेस से हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस. जैसे पीछे आपको याद होगा जब हमने कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़े थे, वहाँ हमने एक दो प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, जैसे सॉल्वे प्रोसेस पढ़ा था. इन अ सिमिलर वे जैसे जब कोई कंपाउंड्स हम बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं तो जिन प्रोसेस से उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है तो काफ़ी इन प्रोसेस का जो है नाम दिया गया है. सो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया the process that we use is known as Haber's process. Okay. Then acetyl salicylic acid is a compound commonly known as aspirin. Well, हमने एस्प्रिन के बारे में पढ़ा था. It's an analgesic और we can say it's used as a pain reliever. हम इसे पेन के लिए यूज़ करते हैं. और एस्प्रिन का जो कॉमन नेम है that is acetyl salicylic acid. हमने एस्प्रिन के बारे में पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में, दैट वी यूज देम फॉर पेन रिलीफ. सो देयर कॉमन नेम इज एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड. हीलियम गैस इज यूज टू फिल बलून्स. जो आपने देखा होगा डेली लाइफ में हम जो बलून्स यूज़ करते हैं जो हवा में उड़ते हैं, तो उनके अंदर जो गैस होती है दैट इज़ बेसिकली हीलियम गैस. सो आई थिंक एवरीवन शुड नो दिस फैक्ट कि जो ये बलून्स जो उड़ते हैं उसके अंदर जो गैस कौन सी है दैट इज हीलियम गैस. अगेन देयर इज वन मोर फैक्ट दैट सनलाइट एंड फिश लिवर आर बेस्ट सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. आपने ये चीज़ नोट की होगी कि अगर डॉक्टर कहता है कि आप में विटामिन डी की कमी है तो ये कहा जाता है कि आप थोड़ा धूप सेका कीजिए. सो इवन दो समर की धूप के लिए नहीं, बिकॉज उससे टैनिंग हो जाती है, बट ऐसे जो आपका विटामिन डी है उसके जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज सनलाइट और हमारी फिश लिवर. These both of these sunlight as well as fish liver, they are the best sources of vitamin D. Methane gas is the chief component of biogas. हम बायोगैस कैसे बनाते हैं? जो हमारा घरों में जो बचता है, कुछ मटेरियल जो बचता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है या ऐसा कोई भी जो हम डिकम्पोज करते हैं, वो एब्सेंस ऑफ एयर में हम उसे डिकम्पोज करते हैं और वहाँ से हमारी जो है बायोगैस बनती है दैट वी कैन यूज़ लेटर ऑन. तो हम उसे बाद में एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन गैस होता है. जो हमारा मीथेन है इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 है. जो मीथेन है ये हाइड्रोकार्बन है. दिस इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो जो बायोगैस है उसका जो मेन कंपोनेंट है वो मीथेन है. ऑलराइट. डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जो कार्बन है इसकी कुछ एलोट्रोप्स है जिसमें ग्राफाइट है और डायमंड है. इनफैक्ट देयर इज वन मोर दैट्स बकमिंस्टर फुलरिन. और जो डायमंड है, डायमंड इसकी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन की जो है नेचर में हमारी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है. डायमंड एज सच आपको पता होगा काफ़ी शाइनी होता है, काफ़ी हार्ड सरफेस होती है इसकी. इनफैक्ट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो है
कार्बन का एलोट्रोप काउंट किया जाता है. देयर आर 2 more एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. वन इज बकमिंस्टर फुलरेन एंड अनदर इज ग्रेफाइट. बट जो डायमंड है ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है नेचर में. ऑलराइट. देन देयर इज केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट. जो हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स बनाने में, जो उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट. सोडियम आपका Na होता है एंड कार्बोनेट इज CO3. राइट. सो द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट. दिस कुड बी आस्क्ड वेरी डायरेक्टली, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा. और ये फॉर्मूला भी दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ऑप्शन इनमें से कौन सा है. वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम कौन सा है. विटामिन B12 कंटेन्स कोबाल्ट. कोबाल्ट हमारा एक एलिमेंट है और दिस इज द कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12. B12 के अंदर जो है कोबाल्ट पाया जाता है. कैडमियम रॉड्स आर यूज टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो इनकी रिएक्शंस होती हैं वो अनकंट्रोलेबल होती है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम जो है कैडमियम रॉड्स का यूज़ करते हैं. कैडमियम अगेन इट्स एन एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 48 है. तो इसी की रॉड्स जो है हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. बेंजोइक एसिड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन preservatives used in food processing industries. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में जो प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, एक मेन जो हमारे पास प्रिजर्वेटिव है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है फॉर फूड प्रोसेसिंग, इट्स बेसिकली बेंजोइक एसिड. दीज आर द फैक्ट्स दैट यू शुड नो. दो आपके एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे, बट इवन अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर योर डेली लाइफ आपको पता होनी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में कि फूड प्रिजर्वेटिव्स में कौन सा जो कंपोनेंट है इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है. दैट्स बेंजोइक एसिड. सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. हमारा जो वाटर है, there are actually 2 types of hardness. One is permanent hardness and another is temporary hardness. Now you should first of all know what is actually hardness of water and how does it bother us. बेसिकली जब वाटर हार्ड होता है तो हम कहते हैं जो हमारा सोप या डिटर्जेंट होता है उसका पूरा जाग नहीं निकलता है. इनफैक्ट ऐसे में क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट बाहर आता है जिसे स्कम कहते हैं, जो क्या करता है दैट एक्चुअली गेट्स एज एन हिंड्रेंस इन वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स. जब आपका वाटर जो है अगर ये हार्ड वाटर है तो आप आसानी से जो है कपड़ों से मैल बाहर नहीं निकाल सकते हो. हमारे पास हार्डनेस 2 टाइप की होती है. एक होती है परमानेंट हार्डनेस, दूसरी होती है टेम्परेरी हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस वो है जो आसानी से रिमूव नहीं होगी, एंड देन देयर इज टेम्परेरी हार्डनेस दैट कुड बी रिमूव वेरी इजीली. जैसे हम वाटर को बॉईल करते हैं वैसे करके. तो हमें देखना है कि परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है और टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से है. सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स जो हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल है परमानेंट हार्डनेस के. एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर. सो there are 2 type of hardness of water. One is permanent hardness, another is temporary hardness. और जो permanent hardness है, this is because of calcium and magnesium, the sulfates and chlorides of calcium and magnesium. And the temporary hardness is because of bicarbonates of calcium and magnesium. And how does the hardness of water bother us? जब वाटर हार्ड होता है तो आपका जो वॉशिंग होता है, जब आप कपड़े का जो आप धो रहे होते हो उसमें हिंड्रेंस आती है, आप कपड़े में से जो है मैल नहीं निकाल सकते हो. Then we have copper pyrite is the ore from which copper is extracted. मैंने कहा था लास्ट टाइम हमारे जो मेटल्स हैं ये हम डायरेक्टली हमें प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, बल्कि हमें ये नेचर में इन द फॉर्म ऑफ ओर में मिलता है, फिर हम उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो कॉपर पाइराइट इज द ओर जहाँ से आप किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर को. In the absence of air, dead organisms are transformed into petroleum and natural gas. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आप में से क्या पता कभी किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि पेट्रोलियम कहाँ से बनता है. तो ऐसा कहा जाता है जो आज से काफ़ी सालों पहले, काफ़ी हज़ार सालों पहले जो है, हज़ार लाख सालों पहले जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे हमारी फिश वगैरह थी, तो जब वो ज़मीन के अंदर चली गई एंड देयर वाज नो ऑक्सीजन,
तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट it happened into petroleum and natural gas. So it is being said कि absence of air में जो आपके dead organisms होते हैं इनका ट्रांसफर होता है पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में. Alright? Deuterium is the isotope of hydrogen. If you remember, we have talked about isotopes. जो ये एटॉमिक स्पीशीज़ ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है. तो हमारे हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ये ड्यूटेरियम है. ड्यूटेरियम के नाम से आपका एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, यानी इसका एटॉमिक नंबर वही होगा जो हाइड्रोजन का है लेकिन इसका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा. एग शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3. जो आपकी एग की शेल होती है बाहर की वो बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की. ऑलराइट. द इम्प्योरिटीज फाउंड इन एन ओर इज नोन एज कैंग. जो हमारे पास, मैंने कहा अभी हम जो मेटल है हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से. हमारे पास मेटल हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता है, हम बेसिकली एक ओर से जो है मेटल को बाहर निकालते हैं. और ओर जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होता, ये मिक्सचर होता है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेटल एज वेल एज द इम्प्योरिटीज़. और मेटल को निकाल कर आप अपना प्योरेस्ट मेटल निकालते हो लेकिन जो पीछे इम्प्योरिटीज़ बचती है उसे हम गैंग कहते हैं. तो जो आपके ओर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? इट्स नोन एज गैंग. आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेमेटाइट ओर. हेमेटाइट ओर, जिस तरह मैंने अभी कहा कि कॉपर पाइराइट से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम आयरन को कौन से ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं? वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम हेमेटाइट. ऑलराइट. ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग लेड ऑफ पेंसिल्स. जो हमारे पेंसिल्स होते हैं, जो उनकी लेड होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है. नाउ व्हाट इज ग्रेफाइट? ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ये जो है एलोट्रोप है किसका? कार्बन का. द लाइटेस्ट मेटल इज लिथियम. हमारा जो सबसे लाइटेस्ट मेटल है वो कौन सा है? वो लिथियम है. और आपका लिथियम जो है ये S ब्लॉक में पाया जाता है और ग्रुप 1 में पाया जाता है. ये सबसे लाइटेस्ट मेटल है. सिनेबार इज द ओर ऑफ मर्करी. जो मर्करी जिसके बारे में हमने बात की है, मर्करी इज एन एलिमेंट और अ मेटल जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में. और हम इसे कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है सिनेबार ओर से. अल्मोनियम इज द मेटल फाउंड इन हाईएस्ट प्रोपोर्शन इन अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ की क्रस्ट में हमें जो मेटल सबसे ज़्यादा मिलता है वो कौन सा है? इट इज़ अल्मोनियम. सो नेक्स्ट टाइम यू आर बीइंग आस्क्ड समवेयर द मेटल दैट्स फाउंड मोस्ट इन अर्थ्स क्रस्ट, नाउ यू शुड रिमेंबर इट एंड इट्स अल्मोनियम. ऑलराइट. नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर डिराइव्ड फ्रॉम आइसोप्रिन. हमने पॉलीमराइजेशन पढ़ा है और वहाँ पे हमने पढ़ा था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है. और नेचुरल रबर जो है ये पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है? ये आइसोप्रिन का पॉलीमर है. नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रिन. नाउ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट्स पॉलीमर एंड व्हाट्स पॉलीमराइजेशन, देयर इज अ लेक्चर ऑन पॉलीमराइजेशन. यू कैन वॉच इट फ्रॉम द प्ले लिस्ट, तब आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी. एसीटोन इज द कंपाउंड यूज टू रिमूव नेल पॉलिश और नेल पेंट्स. हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है एसीटोन के नाम से जिसका यूज किया जाता है नेल पेंट को रिमूव करने में. द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पेपर इज दैट ऑफ सेल्यूलोज. हमारा जो पेपर है इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो किसका है? वो सेल्यूलोज का है. ऑलराइट. द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर अल्कलाइन. ये हमने पढ़ा था. मैंने मेटल्स और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स के बारे में बात की थी. मैंने कहा था मेटल के ऑक्साइड्स जो है वो अल्कलाइन होते हैं. और ये हमें कैसे कंफर्म होता है? अगर आप इस अल्कलाइन ऑक्साइड्स को वाटर के साथ डालोगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा. नहीं तो अगर आप इसे एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट एंड वाटर होगा. दैट शोज दैट इट्स नेचर इज अल्कलाइन. और हमारे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? दे आर एसिडिक इन नेचर. सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये इतना जल्दी रिएक्ट करते हैं एंड दे कैच फायर वेरी इजीली. अगर आप सोडियम एंड पोटेशियम को ओपन रखेंगे कहीं भी सरफेस पे, दे विल कैच फायर इजीली. दैट इज वाई इनको कैसे स्टोर किया जाता है? दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन.
इनको कैरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। कैरोसिन यू नो मिट्टी का तेल, उसके अंदर इनको डुबा के रखा जाता है। इफ़ यू विल कीप देम ओपन, ये जो है बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैंने कहा था मेटल्स जो है ये रिएक्ट करते हैं इजीली, हमारे जितना जो हमारा सराउंडिंग होता है, एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, मॉइस्चर होता है, इसके साथ बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं। लेकिन हमारा सिल्वर एंड गोल्ड नहीं करता है, बिकॉज ये रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी लोएस्ट नंबर पे होते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट हेल्प्स अस कि हम इन्हें जो है डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एज इन हमारी ज्वेलरी में। अदरवाइज अगर ये भी रिएक्ट करते बाकी मेटल्स की तरह तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते थे। Surfaces of magnesium, aluminum, zinc and lead are covered with a thin layer of oxides which prevent them from further oxidation. As such, जितने भी metals हैं they react with the surrounding air or the moisture, और ये जो है oxidized form में आते हैं। तो ये कुछ मेटल्स हैं जिनको हम लेयर ऑफ ऑक्साइड से कवर करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि फर्दर इनकी ऑक्सीडेशन होने से बच जाए। जैसे आयरन के बारे में हम बात करेंगे। आयरन जब सराउंडिंग एयर एंड मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है तो इसके ऊपर एक रेडिश कलर की एक जो है एक नई सरफेस आ जाती है। व्हेन एवर आयरन रिएक्ट्स विद द मॉइस्चर एंड द एयर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स, वहाँ पे एक रेडिश कलर की कोट बनती है सरफेस के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? इट्स नोन एज रस्ट। रेडिश ब्राउन की होती है ये, एंड द प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग। और रस्टिंग प्रोसेस की वजह से हर साल जो है बिलियंस ऑफ मनी जो है हमारा वेस्ट होता है, बिकॉज हमारी जो ओपन सरफेसेस होती हैं आयरन की वो इस रस्ट की वजह से डैमेज हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा रस्ट, ये जो आयरन है इसका ये अपना सारा जितना भी इसके फीचर्स होते हैं ये सारे लूज कर देता है। ऑलराइट, so this was all about today's lecture. I will see you soon in the next lecture. Till then, keep revising and thank you.